स्टूडेंट्स, दी इनोवेटर एजुकेशनल सिस्टम की तरफ से आपको लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। आज का हमारा लेक्चर नंबर 20 है, क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस, यूनिट नंबर 10। तो आप पेज 143 पे आ जाएं। तो आज का हमारा जो यूनिट है वो साउंड वेव्स के बारे में है। तो आपका सिलेबस में यूनिट नंबर 9 की जस्ट रीडिंग थी, तो यूनिट नंबर 10 जो है वो शामिल किया गया है। तो हम भी यूनिट नंबर 10 से ही स्टार्ट करेंगे। तो यूनिट नंबर 10 का नाम है साउंड वेव्स। साउंड आवाज़ को कहते हैं और वेव्स लहरें, यानी कि आवाज़ की लहरें। तो साउंड क्या है इसके बारे में हमने पढ़ना है। तो पहले मैं आपको सिंपल इसका बताती हूँ कि साउंड जो है ये एक एनर्जी की एक किस्म है जो जिसको आगे सफ़र तय करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। अब वो मीडियम जो है कोई भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई भी मीडियम हो सकता है। तो देखें, एनर्जी हैज़ डिफरेंट फॉर्म्स के एनर्जी की मुख्तलिफ किस्में हैं। अब वो मुख्तलिफ किस्में कौन सी हैं, जैसे लाइट है वो भी एनर्जी है, साउंड है वो भी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो ये इसी तरह मुख्तलिफ जो है एनर्जी की किस्में हैं। तो उनमें से साउंड भी जो है वो एनर्जी की एक किस्म है। इट्स नेचर इज काइनेटिक एंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो इसकी खासियत क्या है, काइनेटिक है और ये किसी भी ऑब्जेक्ट की थरथराहट से पैदा होती है। यानी कि जब भी किसी चीज़ में वाइब्रेशन होगी तो उससे साउंड एनर्जी जो है वो पैदा होगी। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वो होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट से पैदा होती है। वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ जो है मूव करती है या उसके अंदर थरथराहट पैदा होती है तो उससे साउंड एनर्जी पैदा होती है। आगे देखें, साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन लिक्विड एंड गैसेज। यानी कि साउंड जो है जो सबसे ज़्यादा तेज़ी से गुजरती है वो सॉलिड मीडियम से गुजरती है, लिक्विड और गैसेज के मुकाबले में। साउंड एनर्जी इज ट्रांसपोर्टेड बाय साउंड वेव्स विच आर लॉन्गिट्यूडनल एंड रिक्वायर अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। के साउंड एनर्जी जो है ये इज ट्रांसपोर्टेड बाय साउंड वेव। ये कैसे मुंतकिल होती है, साउंड वेव से, यानी कि लहरों की शक्ल में ये आगे सफर तय करती है। विच आर लॉन्गिट्यूडनल एंड रिक्वायर अ मीडियम। लॉन्गिट्यूडनल वो होती हैं जो आगे पीछे मूव करती हैं, ठीक है, एंड रिक्वायर अ मीडियम, और उन्हें किसी मीडियम की ज़रूरत होती है फॉर प्रोपगेशन, यानी कि सफ़र तय करने के लिए, ट्रैवल करने के लिए। आगे देखें, दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम, यानी कि साउंड वेव जो है ये वैक्यूम के अंदर से नहीं गुजर सकती। वैक्यूम मतलब कि खाली जगह, जहाँ पे सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई भी मीडियम ना हो, वो कौन सी जगह होती है, खाली जगह होती है, वैक्यूम होता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी शैल स्टडी इन ऑल दीज फैक्ट बाय एक्सप्लोरिंग द नेचर ऑफ साउंड वेव्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि साउंड का फैक्ट क्या है और इसकी जो मुख्तलिफ एप्लीकेशन है वो उनको हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में, सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है। तो पहले देखें ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव्स वो होती हैं जो पार्टिकल्स के, यानी कि मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं उनकी अप और डाउन मूवमेंट से जो पैदा होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव होती हैं। और जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं वो पार्टिकल्स के आगे पीछे मूव करने से, यानी कि बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे मूव करने से पैदा होती हैं। अब वेव, अब देखें बुक पे, A wave is a disturbance that transferred by its propagation। कि वेव यानी कि लहर क्या है, एक मुदाखलत है जो एनर्जी ट्रांसफर करती है बाय इट्स प्रोपगेशन, आगे फैलती है, सफ़र तय करती है। ट्रांसफर एनर्जी यानी कि ये एनर्जी जो है आगे मुंतकिल होती है बाय इट्स प्रोपगेशन, सफ़र जब ये तय करती है। दैट डिस्टर्बेंस इज ड्यू टू वाइब्रेशन और टू और फ्रो मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। तो ये एनर्जी कैसे पैदा होती है, वाइब्रेशन से पैदा होती है साउंड एनर्जी, या फिर किससे पैदा होती है, पार्टिकल्स के आगे पीछे मूव करने से। ये इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो है एनर्जी आगे पीछे मूव करती है या पार्टिकल्स जो हैं वो थरथराते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इज ट्रांसफर्ड बाय द सोर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वाइब्रेशन, यानी कि वाइब्रेशन से जो काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है वो आगे ट्रांसफर होती है, आगे मुंतकिल होती है बाय द सोर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। यानी कि मीडियम का कोई भी सोर्स होगा उससे ही एनर्जी आगे ट्रैवल करेगी। यानी कि अगर कोई मीडियम मौजूद नहीं है तो फिर आगे एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगी, इसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। अब आगे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, नेक्स्ट पेज पे आए, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स वेव्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन 2 टाइप्स। तो वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स की बेस पे जो एनर्जी है, साउंड एनर्जी जो है, उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक को ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और दूसरी को लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव का आपको पहले भी बताया है कि जो पार्टिकल्स जब अप एंड डाउन मूवमेंट करते हैं तो उससे जो वेव्स पैदा होती हैं, जो लहरें पैदा होती हैं, उनको ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। When transverse wave passes through a medium perpendicular to the direction of propagation of wave,
These waves travel as crust, hills and trough valley. Water waves are transverse wave. कहते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव हैं जब किसी भी मीडियम से परपेंडिकुलर गुजरती हैं, परपेंडिकुलर यानी कि अमूदी तौर पर जब ये मीडियम से आगे मूव करती हैं, दीज वेव ट्रेवल एज क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट देखें जैसे डायग्राम में जो ऊपर ये जैसे एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को क्या किया गया है, उन्होंने एक जो है वो उसमें जो लहरें बनी हुई हैं, जब रस्सी को हिलाएंगे तो उससे ऐसे लहरें पैदा होती हैं। जो ऊपर पे टॉप पे होंगी वो क्रस्ट हैं, जो नीचे टॉप पे होंगी वो क्या होंगी, ट्रफ। तो इससे जो लहरें पैदा बनी हैं, जो अप और डाउन से रस्सी की मूवमेंट जो हुई है अप एंड डाउन, उससे जो लहरें पैदा हुई हैं वो कौन सी हैं, ट्रांसवर्स। इसी तरह कहते हैं कि जब वाटर वेव जो हैं ये भी क्या हैं, ट्रांसवर्स वेव हैं। कैसे, ये जब पानी के अंदर आप पत्थर फेंकेंगे तो आपने एक जगह पत्थर फेंका है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये दूर तक जो है लहरें आगे चलती चलती आपको ऊपर नीचे होती नजर आएंगी। तो जो लहरें ऊपर और नीचे होती हैं वो कौन सी होती हैं, ट्रांसवर्स वेव्स। समझ आ गई है बात की। अब दूसरा पॉइंट देखें, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी होती हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव, व्हेन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव पासेस थ्रू अ मीडियम, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव्स। कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं ये किसी भी मीडियम से पास होती हैं, गुजरती हैं, पार्टिकल्स ऑफ मीडियम मूव पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ द वेव। तो ये क्या करती हैं, कैसे मूव करती हैं, मीडियम से पैरेलल यानी कि मुतवाजी उसी सिमत में मूव करती हैं। अब आगे देखें, दीज वेव्स ट्रेवल एज कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो ये लहरें जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं ये कैसे मूव कर रही होती हैं, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से। तो कंप्रेशन क्या है, रेयरफैक्शन क्या है, इनको हम आगे देखते हैं। कंप्रेशन आर दोज रीजन इन लॉन्गिट्यूडनल वेव देयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर देन द सराउंडिंग। कि कंप्रेशन वो एरिया है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जहाँ पे एयर प्रेशर जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है सराउंडिंग से, इर्द गिर्द से जहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, कंप्रेशन। और रेयरफैक्शन क्या है, रेयरफैक्शन और दोज रीजन इन आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली, यहाँ पे लोअर लिख लें, हायर की जगह लोअर या लाइटर लिख लें देन द सराउंडिंग। ठीक है, ये बुक में मिस्टेक हुई हुई है, तो हायर की जगह लाइटर लिख लें। कि रेयरफैक्शन जो है वो एरिया होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का जहाँ पे एयर प्रेशर जो है, हवा का जो दबाव है वो इन्वायरमेंट है उससे थोड़ा सा कम होता है, वो क्या होता है, रेयरफैक्शन। यानी कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से जो लहरें पैदा होंगी वो कौन सी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ये डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि कंप्रेशन जो है ये डार्क एरिया है और जहाँ पे लाइनें बनी हुई हैं ये क्या है, रेयरफैक्शन। और इन दोनों के मिलने से कंप्रेशन और रेयरफैक्शन से जो लहरें पैदा होंगी वो कौन सी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो हैं ये कैसे मूव करती हैं, अप एंड डाउन नहीं सॉरी बैक एंड फोर्थ, यानी कि आगे पीछे जब ये मूव करेंगी लहरें वो कौन सी होंगी, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाए, 145 पेज पे, फैक्टर ऑन विच साउंड डिपेंड्स। कि आपने वो फैक्टर पढ़ने हैं, वो अनासर जिन पे साउंड जो है डिपेंड करती है, साउंड का इन्हिसार होता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखें, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट यानी कि चीज की थरथराहट। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट सच एज ड्रम, स्ट्रिंग ईटीसी। कि साउंड जो है ये थरथराहट से पैदा होती है, जब भी किसी चीज के अंदर थरथराहट पैदा होगी तो उससे आवाज पैदा होती है। ठीक है, जैसे ड्रम है, डोल है, तो उसमें भी जब थरथराहट होती है तो आवाज आती है। रस्सी है तो उसमें जब थरथराहट होगी, लहरें बनेंगी तो आपको आवाज आएगी। अब आगे देखिए, मीडियम। मीडियम क्या होता है, जरिया। अब मीडियम वो सॉलिड, लिक्विड, गैस में से कोई भी हो सकता है। तो देखें कि साउंड वेव्स कैन ओनली ट्रेवल थ्रू अ मीडियम, दे कैन नॉट पास थ्रू वैक्यूम। कि साउंड वेव्स जो हैं ये ट्रेवल करती हैं मीडियम के जरिए, यानी कि अगर कोई मीडियम ना हो तो आवाज़ जो है वो आगे ट्रैवल नहीं कर सकती, वैक्यूम के अंदर से आवाज़ जो है वो नहीं गुजर सकती, इसके लिए मीडियम का होना ज़रूरी है। अगला हम देखें, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। तो फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है ये आप अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। आपको मैं जनरली बता देती हूँ कि फ्रीक्वेंसी एक ऐसी चीज़ है जब कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल्स ऑफ मीडियम इन 1 सेकेंड। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है कि उसमें से नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी कि जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन किसी एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर से गुजरेंगी वो क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन जो है वो भी साउंड इस पर डिपेंड करती है। क्वालिटी ऑफ साउंड कॉल्ड पिच डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। तो देखें कि क्वालिटी ऑफ साउंड यानी कि कुछ आवाज़ जो है
आवाज़ की कोई आवाज़ जो है वो पतली होती है, कोई आवाज़ जो है वो मोटी होती है। तो ये आवाज़ की क्या होती है, क्वालिटी। तो उसको क्या बोलते हैं, पिच, कि आवाज़ साउंड की पिच है ये, ठीक है। तो उस पर भी इसका इन्हिसार होता है कि जो आवाज़ पतली होगी वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी आगे, और जो मोटी आवाज़ होगी वो इतनी तेज़ी से आगे मूव नहीं करेगी। एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग सरफेस, तो एरिया वाइब्रेटिंग सरफेस क्या है, यानी कि जितना एरिया बड़ा होगा उतनी आवाज़ जो है ज़्यादा पैदा होगी, जितना एरिया कम होगा उतनी ही आवाज़ कम पैदा होगी। देखें, लाउडनेस ऑफ साउंड इंक्रीज इफ द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज लार्ज। कहते हैं कि लाउडनेस यानी कि आवाज़ का ज़्यादा होना वो कब होती है, इंक्रीजेज वो तब ज़्यादा होती है इफ़ द सरफेस एरिया वाइब्रेटिंग बॉडी इज़ लार्ज, कि अगर किसी भी बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उससे आवाज़ जो है वो ज़्यादा पैदा होगी। फॉर एग्जांपल, अ लार्ज ड्रम प्रोड्यूस लाउड साउंड, लाउडर साउंड देन अ स्मॉल ड्रम। कहते हैं कि जो एक बड़ा ड्रम है वो ज़्यादा आवाज़ पैदा करता है छोटे के मुकाबले में, यानी कि जितना एरिया बड़ा होगा उतनी ही ज़्यादा आवाज़ पैदा होगी। अब देखें टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, यानी कि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी जो है इस साउंड का इन्हिसार होता है। इन एयर, हवा में, द स्पीड ऑफ साउंड इज आल्सो अफेक्टेड बाय इट्स टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, के साउंड जो आवाज़ है उसका इन्हिसार उस पर जो टेम्परेचर है वो भी अफेक्ट करता है, और ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं, नमी को। यानी कि ये दोनों चीज़ें जो हैं अगर ज़्यादा या कम होंगी तो इससे भी आवाज़ पे फ़र्क पड़ता है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस, की आवाज़ जो है वो आवाज़ की स्पीड जो है ज़्यादा होती है व्हेन दोज फैक्टर इंक्रीज, यानी कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा या ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो आवाज़ जो है वो ज़्यादा होगी, अगर ये दोनों चीज़ें कम होंगी तो आवाज़ भी कम होगी। तो इसे में आपने किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ा है, फैक्टर कौन से हैं, वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, मीडियम, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग सरफेस, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो है वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।